हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और उसका स्वरूप क्या है। हम वीडियो देख रहे हैं। पहले भाग में हमने सीखा था हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है, उसके इतिहास ग्रंथों की हम लोगों ने जानकारी की थी। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसे सर्वमान्य और सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। फिर हमने दूसरे भाग में सीखा था कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं और उसके अंदर कितने प्रकार की बोलियां हैं। तो 5 उपभाषाएं मिली थी, जिसमें हमको 17 प्रकार की बोलियां मिली थी। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम लोग इस क्लास में सीखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और उसका स्वरूप कैसे हुआ। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव। आज वर्तमान में हिंदी का चलन बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी भाषा कैसे जानी गई, वो अस्तित्व में कैसे आई, क्या वर्तमान प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक हिंदी का अस्तित्व था, तो था, लेकिन किस तौर पर था, इसी को आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का प्राचीनतम रूप अगर हम लोग देखें तो हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृत था। संस्कृत है। सबसे प्राचीन समय की अगर बात करें कि जब भाषाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन समय में संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार था। संस्कृत से होते हुए कैसे लौकिक संस्कृत हुआ, कैसे पाली आई, फिर प्राकृत कैसे आया, अपभ्रंश कैसे आया, और बाद में आज वर्तमान में हमारे पास में हिंदी भाषा कैसे मिला, आज उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्राचीन समय में हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या माना जाता है? संस्कृत होता है। यहाँ तक में हम जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को ही कहते हैं। हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। आइए देखते हैं कि सर्वप्रथम किस भाषा का, किस बोली का सबसे ज़्यादा विकास माना गया। तो वर्तमान समय में नंबर 1 तौर पे अगर हम जाने तो वैदिक संस्कृत का प्रसार वैदिक संस्कृत। सबसे पहले किस भाषा को हम लोगों ने अपनाया? भारतीय उपनिवेश में सबसे पहले संस्कृत भाषा को अपनाया, और इसका जो कालखंड निर्धारित किया गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, बीसी जिसे कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो उस वैदिक संस्कृत का प्रसार हमारे भारतीय उपनिवेश में 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता था। जब वैदिक संस्कृत अपने चरम पे थी उस समय हुआ क्या? वैदिक कर्मकांडों एवं महापुराणों की रचना। इस भाषा में वैदिक कर्मकांडों एवं वैदिक महापुराणों की रचना, तो जो वैदिक कर्मकांड हैं, जो वैदिक महापुराण हैं, उसे किस भाषा में रचा गया था? तो वैदिक संस्कृत भाषा में रचा गया था। आगे दूसरे नंबर पे देखते हैं कि जैसे ही वैदिक संस्कृति अपने चरम सीमा पे पहुंचती है, आगे यही भाषा बदल के लौकिक या क्लासिकल संस्कृत के रूप में जानी जाती है। तो दूसरे नंबर पे किस भाषा के रूप में हम लोगों ने देखा? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसी को क्या कहा जाता है? क्लासिकल संस्कृत। यानी हम समझ के जो वर्तमान में उस समय 1500 बीसी के समय में वैदिक संस्कृत का ज़्यादा प्रचार प्रसार था, वही थोड़ा सा बदलाव आया इसी भाषा में, और किस रूप में जाना जाने लगा? लौकिक संस्कृत के रूप में जाना जाने लगा। और इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत जैसे एग्जाम्पल में इस समय कौन से लोग बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित थे? जब लौकिक संस्कृत का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, जब क्लासिकल संस्कृत का ज़्यादा प्रचार प्रसार, इसका भी टाइम पीरियड देखेंगे अगर, तो ये भी लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका भी टाइम सेम है। जिस तरीके से वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड समान होता है, उसी तरीके से लौकिक और क्लासिकल संस्कृत में 1500 बीसी और 500 बीसी के समय में अस्तित्व में आई थी। इस समय के एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि, घोष, अश्वघोष,
महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। जो महर्षि वाल्मीकि हैं, इनकी रचनाओं का अगर आप पढ़ते हो, आप पढ़ाई करके देखते हो तो मिलता है लौकिक संस्कृत का ज़्यादा विस्तार इनकी रचनाओं में मिलता है। अश्वघोष की रचनाओं में भी लौकिक और क्लासिकल संस्कृत का विस्तार मिलता है। यहाँ तक कि महाकवि कालिदास को भी लौकिक और संस्कृत की भाषाओं में रचना इनकी जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में मिलती है। और अगर देखें तो घोष हैं, व्यास हैं, कई ऐसे कवि थे जिनकी रचनाएं इत्यादि कर सकते हैं, जिनकी रचनाएं किस भाषा में मिली, लौकिक संस्कृत में मिली या फिर क्लासिकल संस्कृत। जब वैदिक संस्कृत चलन में था तो कुछ समय बाद लौकिक संस्कृत चलन में आया, लेकिन लौकिक संस्कृत के बाद में तीसरे नंबर पे जब किसका चलन आया, किस भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसे कहते हैं पाली भाषा। पाली भाषा, पाली एक तीसरे नंबर की भाषा थी जो लौकिक संस्कृत के बाद में प्रचलन में आई थी। पाली भाषा मुख्य रूप से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, फर्स्ट ईस्वी तक चलन में आई। यानी अभी बीसी खत्म हो गया, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, फर्स्ट ईस्वी में पहुँच चुके हैं। 500 बीसी से लेकर 1 ईस्वी तक किस भाषा का चलन माना जाता है, इस भाषा के तौर पर देखेंगे तो पाली भाषा का चलन माना जाता है। पाली भाषा मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ जो है, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं, यहाँ से सवाल एक बनता है, बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में मिलता है। एक सरल भाषा है, पाली एक सरल भाषा थी जो सबको समझ में आ जाती थी। पाली भाषा सरल भाषा है या थी उस समय। तो पाली भाषा सरल थी और इसे अपनाया किन लोगों ने था, ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोगों ने इस भाषा को अपनाया था और ये भारतीय उपनिवेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में फैल गया था। क्यों फैल गया था, क्योंकि ये भाषा सरल थी, लोगों को जल्दी समझ में आ जाया करती थी। इसका टाइम पीरियड है 500 बीसी से लेकर 1 ईस्वी तक। जब पाली भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, इस समय क्षेत्रीय भाषाएँ भी थी। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि पाली भाषा जब अपने चलन में आई तो इसकी क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी। तो क्षेत्रीय भाषाओं में अगर हम लोग देखें, पाली की क्षेत्रीय भाषाएं किस चीज़ की, पाली से संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं को देखें तो पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्ववर्ती, पश्चिमोत्तरी भाषा, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्ववर्ती एवं दक्षिणी। यूँ समझिए, जब भारत के उपनिवेश में या भारतीय क्षेत्रों में, ज़्यादातर भारतीय क्षेत्रों में जब पाली भाषा का प्रसार ज़्यादा हुआ था, उस समय जो क्षेत्रीय भाषाएं थी पश्चिमोत्तरी के रूप में जानी जाती थी, मध्यवर्ती के रूप में जानी जाती थी, पूर्ववर्ती रूप में जानी जाती थी एवं दक्षिणी रूप में जानी जाती थी। तो ये तीन चीज़ें हमने इस बोर्ड पे सीखा है कि सबसे पहले अगर हिंदी के उद्भव की बात करें, हिंदी भाषा के उद्भव की बात करें, तो सबसे पहले भाषा कौन आई है, वैदिक संस्कृत आई है। वैदिक संस्कृत 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है। वैदिक कर्मकांडों और वैदिक महापुराणों की रचना किस भाषा में हुई, वैदिक संस्कृत भाषा में हुई। दूसरे में हम देख रहे हैं लौकिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत के बाद आई है। इसे ही क्लासिकल संस्कृत के रूप में जाना जाता है। 1500 बीसी से 500 बीसी तक इसका भी समय है। और इस समय के जो प्रमुख कवि थे, जो प्रमुख रचनाकार थे, जैसे महर्षि वाल्मीकि, अश्वघोष, महाकवि कालिदास और व्यास, ऐसे करके और ढेर सारे लोग थे जो इस काल के बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने, रचनाकार के रूप में जाने जाते। तीसरे रूप में जैसे ही लौकिक संस्कृति के बाद पाली भाषा आता है, तो पाली भाषा का समय आता है 500 ईस्वी से लेकर 500 बीसी से लेकर ईसा पूर्व मतलब बीसी, 500 बीसी से लेकर 1 ईस्वी तक का समय है। पाली भाषा, बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में मिलता है। ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ जो रचे गए हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं। सरल भाषा थी, इसलिए ज़्यादा फैल गई थी, ज़्यादा प्रसारित हो चुकी थी। और इसकी क्षेत्रीय भाषाएं कौन थी, जब पाली का प्रसार था तो क्षेत्रीय भाषाएं थी पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्ववर्ती और दक्षिणी। आइए कुछ और विशेष बातों को देखते हैं कि इसके बाद किस भाषा का प्रचार मिलता है, किस भाषा का ज़्यादा संचार मिलता है। पाली के बाद में चौथे नंबर पे कौन सी ऐसी भाषा है जिसका प्रचार प्रसार हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पाली के बाद में जो मुख्य भाषा निकल के आई उसे कहते हैं प्राकृत भाषा।
प्राकृत भाषा, प्राकृत का अब चलन आया, और प्राकृत का चलन कब से कब तक माना गया? चौथे नंबर पे प्राकृत। प्राकृत भाषा पाली भाषा के बाद चलन में आया। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत भाषा में की क्या विशेषता थी? थोड़ी कठिन भाषा थी, कठिन भाषा थी पाली की अपेक्षा कैसी भाषा थी? ये थोड़ी कठिन भाषा थी। प्राकृत भाषा को अपनाया किन लोगों ने था? तो ज़्यादातर जैन ग्रंथों की अगर बात करोगे तो जैनियों ने इस भाषा को ज़्यादा महत्व दिया। ये इसकी विशेषता थी कि ये थोड़ी सी पाली भाषा से जटिल भाषा थी और जैन धर्म के लोगों ने इस भाषा को अपनाया था। विशेषता ये भी थी कि ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्रचलन में थी। और इस समय अगर क्षेत्रीय भाषाओं को देखेंगे, सौरसेनी, प्राकृत की क्षेत्रीय भाषाएं, इस समय क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी? जब प्राकृत भाषा चलन में आई थी तो इसकी क्षेत्रीय भाषाएं कौन थी? तो सौरसेनी, 85, वाचड़, मतलब सौरसेनी, 85, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी एवं अर्धमागधी। जब प्राकृत भाषा उपनिवेशों में बढ़ने लगा, ज़्यादातर क्षेत्रों में बढ़ने लगा, तो इसकी क्षेत्रीय भाषा जो प्रसारित हुई उसे सौरसेनी नाम से जाना गया, 85 नाम से जाना गया। 85 क्यों कहते हैं? 85 नहीं, पैसाची, पैसाची किस रूप में जाना गया? पैसाची रूप में जाना गया, व्राचड़ रूप में जाना गया, महाराष्ट्री के तौर पे जाना गया, मागधी और अर्धमागधी के तौर पर क्षेत्रीय भाषाएं ज़्यादातर फैल गई। मुख्य भाषा तो प्राकृत भाषा थी, लेकिन इस समय की क्षेत्रीय भाषाएं कितनी थी? सौरसेनी, 85, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। लेकिन क्या प्राकृत भाषा के बाद में आगे थोड़ा सा देखते हैं तो प्राकृत भाषा के बाद में 5वें नंबर पे अपभ्रंश का विकास मिलता है। अपभ्रंश का विकास मिलता है लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अगर पूछे कि अपभ्रंश का विकास कब से कब तक माना जाता है, कब से कब तक इसका ज़्यादातर चलन था, तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का विकास मिलता है। इस समय की क्षेत्रीय भाषाओं को अगर देखें कि जब अपभ्रंश ज़्यादातर क्षेत्रों में फैला हुआ था, इसमें क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी? तो लहंदा पंजाबी, जो पंजाब के क्षेत्रों में बोली जाती थी, पंजाबी और लहंदा दोनों पंजाब के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा थी। इसके बाद सिंधी, गुजराती, मराठी, सिंधी भी थी, गुजराती, मराठी, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, बांग्ला और असमिया, इनमें और भी चीज़ें शामिल थी। हिंदी, बांग्ला एवं असमिया जो असम के क्षेत्रों में बोली जाती थी, बांग्ला बंगाल के क्षेत्रों में बोली जाती है, हिंदी भी इस समय प्रचलित में आ रही थी, धीरे धीरे अपने आप को चलन में ला रही थी। तो जब प्राकृत आया, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश देख रहे हैं हम लोग। अपभ्रंश लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंश का जब ज़्यादा क्षेत्रों में प्रसार था उस समय क्षेत्रीय भाषाएँ थी लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, बांग्ला एवं असमिया। इन सब क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार मिलता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा कि अपभ्रंश के बाद में क्या अपभ्रंश से संबंधित कुछ और भी क्षेत्रीय भाषाएं थी। तो थोड़ा रब करके देखते हैं अपभ्रंश से संबंधित कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं थी एवं उपभाषाएं कौन कौन सी थी। अपभ्रंश से थोड़ा सी, क्योंकि अपभ्रंश ही एक ऐसा काल है जिसके बाद में हम हिंदी का प्रचार प्रसार देखते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार 1000 ईस्वी से लेकर आज तक, अब तक माना जाता है और इसका चलन आज तक चलता
चला जा रहा है। तो देखते हैं थोड़ा अपभ्रंश से और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं अपभ्रंश से। अपभ्रंश से और क्या मुख्य बातें निकल के आती हैं, तो अगर हम लोग अपभ्रंश को देखें, अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का ज़्यादा विकास हुआ, तो आधुनिक भाषाएं एक तरफ लिख सकते हैं, आधुनिक भाषाएं एवं उपभाषाएं, उपभाषाएं। ये हम लोग देख रहे हैं कि अपभ्रंश जो उस समय प्रचारित था, हमने अपभ्रंश को देखा 500 एडी से 1000 एडी तक है। इस समय कौन कौन से अपभ्रंश से निकले हुए भाषा थे, जिनमें आधुनिक भाषाएं भी शामिल हैं, आज की भी भाषाएं शामिल हैं और उपभाषाएं भी उसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले सौरसेनी था, सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकला हुआ एक भाग है फर्स्ट नंबर पर। और इस सौरसेनी के अंदर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी एवं गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, इन उपभाषाओं का महत्व मिलता है। पहाड़ी के साथ गुजराती शामिल है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती एवं पहाड़ी, ये किसकी उपभाषाएं थी? सौरसेनी की उपभाषाएं थी। इस समय इनकी उपभाषाओं के रूप में जानी जाती थी। और सौरसेनी किससे निकला? अपभ्रंश से निकला। दूसरे पे पैसाची, दूसरे पे अपभ्रंश से निकला हुआ भाग कौन था? पैसाची था। पैसाची में दो उपभाषाएं शामिल थी, लहंदा और पंजाबी। पूछा जाता है लहंदा और पंजाबी किसकी उपभाषाएं हैं? तो पैसाची की। इसके बाद ब्राचड़ है, ब्राचड़ से तीसरे नंबर पे ब्राचड़ से सिंधी उपभाषा का विस्तार मिलता है। सिंधी उपभाषा किससे बनी? ब्राचड़ से मिली। और ब्राचड़ की उपभाषा के रूप में किसे जाना जाता है? सिंधी को ही जाना जाता है। चौथे नंबर पे महाराष्ट्री की उपभाषा थी मराठी। मराठी आप जानते हो, आज महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मराठी भाषा का ज़्यादा विस्तार है और इसकी मुख्य भाषा क्या थी? महाराष्ट्री। इसके साथ साथ मागधी को देखें, 5वें नंबर पर मागधी का भी विस्तार लगभग किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। लेकिन मागधी की कुछ उपभाषाएं भी है, जैसे बिहारी है, बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया एवं असमिया। ये बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये सब किसकी उपभाषाएं थी? अर्धमागधी की। और लास्ट में 6वें नंबर पे था अर्धमागधी। इसकी उपभाषा थी पूर्वी हिंदी। क्या थी? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का विस्तार हमें जो मिलता है वो किससे मिलता है? अर्धमागधी से मिलता है। तो थोड़ा सा ये एक रफ शीट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। इससे हमको सीखने को मिलता है कि अपभ्रंश से सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी एवं अर्धमागधी, और इन सभी की उपभाषाएं क्या हैं? जैसे मूलतः बहुत बार पूछा जाता है कि मागधी की उपभाषा बिहारी है, बांग्ला है, उड़िया है और असमिया है। अर्धमागधी से क्या कौन सी उपभाषा का विकास होता है? पूर्वी हिंदी की उपभाषा का विकास होता है। चलिए, ये तो हमने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। आगे देखते हैं कि कौन कौन से कालखंड में हमारे हिंदी का विकास हमको मिलता है। हम कहाँ तक पहुँच चुके? पूर्वी हिंदी तक पहुँच चुके, यानी हमें हिंदी मिलने वाला है, हिंदी का उद्भव हमारे पास में आने वाला है। तो हिंदी के उद्भव की चर्चा कर लेते हैं थोड़े से। तो ये एक चार्ट से हमने सीखा कौन कौन सी मुख्य भाषाएं थी। अब कालखंड को देखते हैं क्रम वाइज। अगर आपसे हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में पूछे, सही थोड़ा डालिए, हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में पूछे तो हम लोग बता सकते हैं सबसे पहले एक काल कब से कब तक। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कब से कब तक माना जाता है? लगभग अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो 1500 BC से 500 BC तक। 1500
BC से 500 BC तक। इसके बाद सेकेंड नंबर में कौन आया? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, इसे ही क्लासिकल भी कहा जाता है, क्लासिकल। इसको भी 1500 BC से 500 BC तक माना जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पर पाली है। पाली भाषा 500 BC से 1 AD तक माना जाता है, एमिनो डोमिनी अर्थात ईस्वी। फिर हमने चौथे नंबर पे देखा प्राकृत माना जाता है 1 AD से, प्राकृत को अगर देखें तो 1 AD से 500 AD तक, 500 AD तक। प्राकृत के बाद में हमें पाँचवें नंबर पे मिलता है अपभ्रंश। अपभ्रंश कब से कब तक? 500 AD से 1000 AD तक, 1000 ईस्वी तक, ये अपभ्रंश का विकास हमको मिलता है। इसके बाद में अगर 6वें नंबर पे हम देखें तो हिंदी का विकास लगभग 1000 AD से अब तक। आज हमारे वर्तमान स्वरूप में हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का चलन है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी डेट वाइज, कालखंड वाइज, तो हम कर सकते हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी लगभग 1000 AD से अब तक इसका चलन हमारे यहाँ पे है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद थोड़े से लिपि को देख लेते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी थी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भारत की लिपियों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर लिपियों से देखें तो लिपियों के बारे में अगर हम लोग देखें, लिपि दिखाई दे रहा है? लिपि के बारे में देखें तो बहुत ढेर सारी लिपियाँ थी, लेकिन सबसे पहली लिपि का अगर विकास देखें तो ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। ये सबसे प्राचीन लिपि, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है तो ब्राह्मणी लिपि है। दूसरा गुप्त लिपि, फर्स्ट पे ये है, दूसरे पे गुप्त लिपि। फिर तीसरे की बात करें तो कुटिल लिपि के बाद चौथे की बात करें, कुटिल लिपि के बाद में प्राचीन नागरी लिपि और प्राचीन नागरी लिपि के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिपि मिलती है जिसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि से क्यों बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हिंदी आज किस लिपि में लिखी जाती है तो इसी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का एक दक्षिण भारतीय नाम है जिसे नंदनागरी भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को उत्तर भारत में देवनागरी के नाम से जाना जाता है और इसे ही दक्षिण भारत में नंदनागरी के नाम से जाना जाता है। नंदनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि उत्तर भारत में देवनागरी के नाम से जानी जाती है, इसी लिपि को हम लोग दक्षिण भारत में नंदनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देवनागरी लिपि में ही किस भाषा को लिखा जाता है? हिंदी लिखा जाता है। आज वर्तमान जो हमारी हिंदी लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से और सीखते हैं कि देवनागरी लिपि में कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो थोड़ा सा देखते हैं देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। इन लिपियों को आप स्क्रीनशॉट करिए, लिखिए। सबसे प्राचीन लिपि के रूप में ब्राह्मणी लिपि और सबसे नवीनतम लिपि के रूप में देवनागरी लिपि, जिसमें हिंदी लिखी जाती है और इसे उत्तर भारत में देवनागरी के नाम से जाना जाता है और यही दक्षिण भारत में नंदनागरी लिपि के नाम से प्रचलित। आइए देखते हैं देवनागरी की विशेषताएं। देवनागरी की विशेषताओं की हम लोग चर्चा करते हैं कि लिपि में कौन सी किसकी बात करने वाले हैं? देवनागरी की। देवनागरी लिपि, इसकी विशेषता क्या है? ये एक सरल लिपि थी। सरल लिपि, हिंदी
इसी लिपि में लिखी जाती हैं, इसी लिपि में लिखी जाती है, लिखी जाती है। इस लिपि में 7 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 7 भाषाएं शामिल हैं। बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ तक कि नेट के एग्जामों में भी पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं का सम्मेलन है, तो लगभग 7 भाषाओं का सम्मेलन मिलता है। कौन कौन सी भाषा? पहले पे हिंदी है, दूसरे पे संस्कृत है, हिंदी संस्कृत, तीसरा पाली है, चौथा प्राकृत है, प्राकृत, इसके बाद में नेपाली है 5वें पर, नेपाली, 6वें नंबर पर मराठी है और 7वें नंबर पर कोंकणी, कोंकणी। इन 7 भाषाओं को किस लिपि के अंतर्गत रखा जाता है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत रखा जाता है। हमारी हिंदी को भी इसी लिपि के अंतर्गत शामिल किया गया। संस्कृत भी है, पाली भी है, प्राकृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी, इन सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में शामिल किया जाता है। तो आज के महत्वपूर्ण क्लास में हमने सीखा कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। तो हिंदी का सबसे प्राचीनतम रूप, सबसे आदि जननी के रूप में संस्कृत के रूप में देखा हमने, फिर वैदिक संस्कृत देखा, फिर लौकिक संस्कृत हमने देखा, इसके बाद पाली भाषा को देखा, फिर प्राकृत भाषा को देखा, फिर अपभ्रंश देखा। अपभ्रंश से निकले हुए भाषाओं के कुछ उपभाषाओं को हमने सीखा। इसके साथ साथ कालखंडों को देख लिया, कौन सा किसका किसका कालखंड है। जैसे अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें तो 1500 BC से लेकर 500 BC तक है। उसी में लौकिक संस्कृत को भी पढ़ा जाता है। पाली 500 BC से 1 AD तक माना जाता है, प्राकृत 1 AD से 500 AD तक माना जाता है, अपभ्रंश 500 AD से 1000 AD तक माना जाता है और हिंदी भाषा का विकास 1000 AD से अब तक माना जाता है। लिपि में सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि है, हमने देखा, और सबसे नवीनतम लिपि देवनागरी के रूप में जानी जाती है। देवनागरी के अंदर 7 भाषाओं का सम्मेलन मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।